आगे शेखर एक जीवनी भाग एक उषा और ईश्वर। उसने देखा, समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं कि उसका स्वामी, निर्देशक, भाग्य विधायक बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि। मनुष्य को उसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान अवश्य हैं जहाँ बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन इसमें वह ईमानदारी है, जो बात नहीं जानती वहाँ वह चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। इसका प्रभाव कम से कम लोगों की दृष्टि में उस पर अच्छा नहीं पड़ा। वह मन चला, उद्धत, सब लोग सबसे अलग रहने वाला अड़ियल टट्टू हो गया, और उसे सीधा करने के लिए जो उपचार किए गए उनका भी उल्टा असर हुआ। स्कूल वह जाता ही था, पर अब स्कूल में भी वह बदलने लगा। उसके शांत स्वभाव के कारण उसे क्लास का मॉनिटर बनाया गया था, लेकिन अब वह सदा कुछ शरारत करने की ताक में रहने लगा। बुद्धि इसकी तीव्र थी, वह बिना ध्यान दिए भी क्लास में किसी से पीछे नहीं रहता था, इसलिए उसे हर समय शरारत सोचते रहने की में कोई विशेष विघ्न नहीं हुआ। घंटी बज गई, लड़के सब क्लास में जमा थे। शेखर ने हाजिरी की कॉपी, खड़िया, झाड़न इत्यादि लगाकर मेज पर रख दिए थे, पर मास्टर साहब अभी नहीं आए थे। मास्टर की अनुपस्थिति में मॉनिटर की हैसियत से शेखर का काम था क्लास को वश में रखे। इसका तरीका शेखर ने यह निकाला कि सब लड़के मिलकर एक काश्मीरी बाज़ोरू गीत गाएं। वह स्वयं अगुआ था, तब लड़कों को क्या डर। गाना शुरू हुआ, अभी 2 कड़ियाँ भी नहीं गाई थी कि मास्टर साहब आ पहुँचे। एकाएकी छा गए सन्नाटे में उनका फटे बाँस सा स्वर बोला, मॉनिटर कहाँ है? मॉनिटर सामने खड़ा था। यह क्या है? कुछ नहीं, हम समझे कि बाप आज देर से आएंगे, इसलिए। यह खप किसने आरंभ की? सब चुप रहे। ऐसे अवसर पर लड़कों में एक स्वाभाविक शब्दहीन समझौता रहता था। मास्टर ने और भी कर्कश स्वर में पूछा, किसने शुरू की थी? क्षण भर फिर चुप्पी रही। फिर एक बेडौल मुसलमान लड़का, जिससे सारी क्लास की को घृणा थी, आगे बढ़ गया और बोला, मॉनिटर ने सबको गाने को कहा था, मैंने नहीं गाया। शेखर और उसके 2 अंतरंग सखा तीनों एक कतार में मुर्गा बने खड़े थे, यानी टांगों के नीचे से हाथ डालकर कान पकड़े खड़े हैं। मास्टर शेखर के ठीक सामने खड़ा है और कह रहा है, और ऊंचा उठो। और शेखर से मॉनिटरी छीनकर उस मुसलमान लड़के को दे दी गई। कोई परवाह की बात नहीं, लेकिन सारी क्लास के सामने इस प्रकार का अपमान उसे सहन नहीं हुआ। सारी क्लास उसकी खिल्ली उड़ाए, कभी नहीं, और धधकते हुए क्रोध ने ही उसे बदला लेने का उपाय बता दिया। मास्टर के आगे अनुसार वह और उठा और ऐसे करते हुए जानबूझकर उलट गया, कलाबाजी खाकर नीचे गिरा और उसके भारी फूलबूट जाकर लगे मास्टर के पैर में। मास्टर ने हुक करके बोर्ड से टकराया। सारी क्लास खिलखिला उठी। यह घटना इतनी आकस्मिक जान पड़ी रही थी कि क्षण भर मास्टर साहब भौचक से रह गए। जब उन्होंने शेखर को उठकर खड़े हुए उनकी ओर घूरते देखा, तब उन्हें खोई हुई वाणी मिली। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, देखूंगा तुम्हें। लेकिन उनकी धमकी व्यर्थ गई। शेखर ने ऐसे स्वर में कहा जैसे किसी कीड़े को कह रहे हो, तुम उल्लू, और तीर की तरह क्लास से बाहर हो गया। पीछे क्लास की हंसी उसे सुन पड़ी। उसने जाना कि जीत उसी की हुई। उस दिन से शेखर स्कूल नहीं गया। इससे उसके चरित्र में त्रुटियां अनेक रह गई, लेकिन एक शक्ति भी उसने पाई जो स्कूल में कम मिलती है। उसने अकेले होने की सामर्थ्य पाई। स्कूलों में टाइप बनते हैं, वह बना व्यक्ति, लेकिन इतना अलग, अकेला कोई भी नहीं है कि उसके बाहर संसार हो ही नहीं। शेखर के जीवन में मनुष्यों का स्थान लिया पशुओं ने, पक्षियों ने, कीड़े मकोड़ों, सांपों, फूल पत्तों, घास मिट्टी पत्थर ने। जिस आसन से मनुष्य समाज का देवता ईश्वर भ्रष्ट हो गया था, वह स्थान लिया जीव जगत के देवी प्रकृति ने। सरस्वती अब भी शेखर को पढ़ाती थी, और एक मौलवी साहब भी उसे पढ़ाने के लिए रखे गए। लेकिन शेखर का दिल मौलवी साहब के जाने पर आरंभ होता था और उनके आने के समय समाप्त हो जाता था। मौलवी साहब एक बुरे स्वप्न की तरह भर थे। बाकी दिन शेखर घूमता रहता था, जिधर पैर ले जाते उधर चला जाता और जो दिख जाता देख लेता। कभी सांपों को छेड़ता, कभी सांप के पास निश्चल बैठ जाता और प्रतीक्षा करता कि सांप उसके ऊपर से निकल जाए, ताकि उसे पता लगे सांप आगे
कैसे सरकता है। उसने सुना था कि सांप के पेट में जो झिल्ली होती है उसी के सहारे वह अपने को आगे धकेलता है, और यही वह अनुभव करना चाहता था। कभी तितलियां पकड़ता, उनके रंग देखता और फिर उन्हें छोड़ देता। कभी फाँकता कर स्वर सुनता तो उसकी नकल करता, और घंटों ही देखता रहता कि वह किस प्रकार चिढ़कर अपनी बोली बार बार बदलती जाती और प्रत्येक की प्रतिध्वनि पाकर चुप हो जाती। कभी वह पेड़ों पर चढ़ता, घोंसले की गढ़न देखता और घोंसलों में भिन्न भिन्न प्रकार के अंडे देखकर दिनों प्रतीक्षा करता कि वे फूटें, ताकि बच्चे देखकर पहचाने कि किस पक्षी का अंडा कैसा होता है। कभी वह देखता किस प्रकार बसंत के दिन एक नर चील बहुत ऊंचा उड़ जाती और मादा उसे पुकारती रहती, और घंटों की प्रतीक्षा के बाद वह उतरता। एक बार वह उल्लू की बोली घंटों सुनता रहा और सोचता रहा कि यह मुंह से बोलता है या नाक से। पहले पहल जब उसने पपीहे का प्यू की सुनी तो जाने कैसे उसके मन में यह बात बैठ गई कि पपीहा नीले रंग का होता होगा और उसकी छाती लाल होती होगी। कुछ दिन बाद जब उसने कुछ इसी प्रकार का एक पक्षी देखा, तब वह विफल प्रतीक्षा में बैठा रह गया कि वह बोले, और जहाँ जहाँ वह पक्षी गया तहाँ तहाँ भागा किया। आखिर उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। सूर्यास्त के समय पक्षी ने एक अंजीर के पेड़ पर बैठकर चोंच खोली और कर्कश स्वर में पुकारा, च्यों। शेखर का हृदय धक से हो गया। कई दिन बाद उसने जाना कि वह पपीहा नहीं, नीलकंठ था। एक दिन वह जंगल में घूमता हुआ भटक गया। यह उसके अत्यंत असहाय सहायता के प्रति उपेक्षा किए अपने अकेलेपन का प्रमाण है कि वह घबराया नहीं, इधर उधर भागा नहीं। जो कभी जंगल में भटकते हैं वे समझ सकते हैं कि उस समय न घबराना क्या चीज़ है। अपनी छाती तक लंबी घास को दबाकर आसन सा बनाकर बैठ गया और बादलों को देखने लगा। कभी जब कोई जंगली मक्खी भिनभिनाती हुई उसके पास आती, तब वह उसी की ओर देखने लगता। उसकी हरी और नीली धातु की तरह चमचमाती हुई पीठ, मटमैला लाल सिर, काली मूछें, सब मन में नोट करता रहता। वह जंगल सरकारी रख था, वहाँ शिकार मनाही थी। शेखर के बैठे बैठे एक हिरन आया, कुछ सशंक सा होकर थोड़ी देर बिल्कुल स्तब्ध खड़ा रहा, फिर चौकड़ी भरता हुआ भागा और क्षण भर में ओझल हुआ। वह गठन का सौंदर्य, वह गति की लय, शेखर ने चित्र बहुत देखे थे, वर्णन भी पढ़े, पर असली वस्तु। जोश में आकर शेखर उठ खड़ा हुआ। तभी उसने पास ही घास में एक भद्दा सा जानवर निकला और फुफकारता हुआ भाग गया। शेखर समझ नहीं पाया कि वह घोड़ा है या भैंस था, वह दोनों जैसा और दोनों से भिन्न। शेखर सोचता हुआ एक और चल पड़ा। अभी उसे घर पहुंचने की चिंता नहीं थी, अभी तीसरा ही पहर था। शेखर सोचता हुआ एक और को चल पड़ा। चलते चलते घास में से निकाल कर एक खुली जगह आकर उसने देखा एक लड़की तितली पकड़ने का जाल लिए इधर उधर भाग रही है। उसके बाल मुंह पर बिखर रहे हैं और उसे संसार का कुछ पता नहीं। शेखर रुककर उसे देखने लगा। कितनी ही देर तक देखता रहा। एकाएक लड़की ने चौंक कर मुड़कर उसे देखा, ठीक वैसे ही जैसे हिरन ने देखा था, और जाल लटकाकर देखती रही। शेखर उसके पास गया और नम्रता से बोला, तुम कौन हो? हम। इसके आगे शेखर को बात नहीं सूझी, बदल कर बोला, मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। लड़की ने उत्तर न देकर पास जाती हुई तितली की ओर जाल फेंका। वह निकल गई। शेखर हंसने लगा, बोला, ऐसे नहीं, लाओ मैं बताऊँ। लड़की ने कहा, नहीं, आप ही पकड़ेंगे। लेकिन उसके कहते कहते शेखर ने जाल ले लिया और झपट कर तितली पकड़ ली। लड़की ने रुष्ट मुद्रा से उसकी ओर देखते हुए तितली ले ली, बोली नहीं। शेखर ने कहा, और पकड़ दूँ? नहीं, अब बस, मैं थक गई। वह एक और चलने लगी। शेखर ने पूछा, कहाँ जाओगी? घर। कहाँ पर? उसने थोड़ी उठाकर कहा, उधर। किधर यह ठीक पता नहीं लगा। शेखर उसके पीछे पीछे चलने लगा। तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे घर। क्यों? कहकर वह चलती गई। शेखर भी पीछे पीछे चलता गया। कितनी दूर? तुमने देखा नहीं? नहीं। तब यहाँ किधर से आए? शेखर ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैं रास्ता भूल गया था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी घर आ गया। शेखर ने पूछा, तितलियाँ कहाँ रखोगी? पता नहीं, टोकरी में रख छोड़ूंगी।
नहीं, मैं बताऊं? कहकर शेखर उसे कोठी के दरवाजे पर ले गया। प्रत्येक दरवाजे में दो किवाड़ थे, एक लकड़ी का, उसके बाहर एक जाली का, और इनमें काफ़ी अंतर था। शेखर ने कहा, इसके बीच में बंद कर दो। बालिका ने श्रद्धा से कहा, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। शेखर ने मानो श्रद्धा की ओर ध्यान न देते हुए कहा, और थोड़े से पत्ते भी डाल दो, तब मरेगी नहीं। शेखर ने पूछा, रास्ता किधर से है? उधर सीधे, थोड़ी दूर जाकर एक तालाब आएगा, वहाँ से दाहिने मुड़ जाना, तब स्कूल आ जाएगा। वहाँ से पता है ना? हाँ, कहकर शेखर चलने लगा। बालिका को शायद आशा थी कि वह कुछ अधिक कहेगा। वह उसे जाते हुए कुछ देर तक देखती रही, फिर पुकार कर बोली, फिर आओगे ना? शेखर ने बिना मुंह फेरे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रतिभा, मिस प्रतिभा लाल। अच्छा। शेखर के जानबूझकर इतना कोई इंगित नहीं दिया कि यह अच्छा फिर आने के बारे में है या नाम के बारे में। मैत्री तो वह थी, लेकिन वह थी विचित्र। जंगल की घास में ये दोनों चले जाते। शेखर कहीं लेट जाता, प्रतिभा कहीं तितलियों के पीछे भागा करती। कभी फूल बिना करती, कभी बांसों से फूल लाकर जमा करती और फिर एक एक करके उनका मधु चूसा करती। कभी यूं ही खड़ा रहकर तरह तरह की हंसी हंसा करती। बीच बीच में यह देख लेती कि शेखर वहीं तो है, चला तो नहीं गया, और फिर शांत होकर अपने खेल में लग जाती। शेखर से कभी बात करती थी तो तभी जब कोई तितली बहुत चेष्टा पर भी उसे पकड़ में नहीं आती, या जब कोई फूल उसकी पहुंच से परे होता, तब वह शेखर की सहायता मांगती और शेखर झट उठकर उसका काम पूरा करके फिर अपने स्थान पर आकर लेट जाता। या कभी प्रतिभा कुछ बड़े बड़े बांस के फूल उसके लिए बचा रखती थी और पास आकर पूछती थी, मधु नहीं खाओगे? शेखर अपनी ओर बढ़ाए हुए फूल लेकर मधु चूसने की बजाय सारा फूल खा जाता था, और सब वह खूब हंसती थी। अरे, मधु खाना भी नहीं आता? कई बार आवृत्ति होकर भी यह बात पुरानी नहीं होती थी। प्रत्येक बार प्रतिभा उतने ही उल्लास से हंसती थी। शेखर प्रतिभा के साथ हंसता खेलता था, उसकी प्रत्येक बात मान लेता था और निष्ठा के साथ पूरी करता था। फिर भी उनका सख्य नहीं स्थापित हुआ था। शेखर प्रतिभा का संगी बनकर भी अपने कवच से बाहर नहीं आया था। वह भी वैसा ही अलग अकेला व्यक्ति था। किसी तरह का भी अलगाव या दूरी पहचानने में बच्चे बहुत तीव्र होते हैं, और प्रतिभा के अतिरिक्त कोई भी लड़की होती तो फौरन इस बात को ताड़ लेती और बुरा मानती। पर प्रतिभा अपने में ही इतनी मस्त थी, शेखर के समीपत्व की धूप में उड़ने वाली तितली सी, कि उसने कुछ नहीं देखा। वह अपने अंतरतम में बिल्कुल स्वार्थी थी, और उनकी मैत्री निभ रही थी तो केवल इसलिए कि शेखर उससे कुछ भी नहीं मांगता था। उसे जैसी वह थी वैसे ही पाकर संतुष्ट था। यह नहीं था कि शेखर इतना दानी था। उसने प्रतिभा से कभी इतना अपनापन अनुभव ही नहीं किया कि उससे कुछ मांगे। एक दिन प्रतिभा ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम हरिदत्त है? शेखर ने विस्मय से कहा, हाँ, क्यों? मेरे पिता उन्हें जानते हैं। आज तुम्हें मेरे घर चलना होगा। शेखर प्राय रोज़ ही वहाँ जाता था। आज इस विशेष चलने की बात सुनकर बोला, रोज़ तो चलता हूँ दुत, वैसे नहीं, वहाँ पापा से मिलना होगा, खाना खाना होगा। शेखर ने थोड़ी देर बाद कहा, क्यों? क्यों क्या? पापा तुम्हारे पिता को जानते हैं, अब हमें ऐसे मिलने की ज़रूरत नहीं, अब पूछकर आया करेंगे। शेखर थोड़ी देर सोचता रहा। उसे ध्यान आया वह पिताओं के संसार में नहीं है। उसे यह भी लगा कि उसके संसार में पिता न आए तो कोई हर्ज नहीं। प्रतिभा खेलती है, उसके खेल की आड़ में वह अकेला रहता है, यह ठीक है। वह स्थिति बदलने पर शायद। शेखर ने फिर कहा, क्यों? इस क्यों का प्रसंग क्या है? प्रतिभा को सहसा नहीं समझ आया। उसने अभिमानी रानी की तरह कहा, क्यों क्या? मैं कहती हूँ इसलिए। फिर कुछ आग्रह से, मेरा कहा नहीं करोगे? शेखर ने कहा, मिस्टर लाल ने अपनी साथ वाली कुर्सी की ओर इशारा करके कहा, बैठो शेखर। शेखर बैठ गया। सामने प्रतिभा बैठी और उसके साथ प्रतिभा की बड़ी बहन। बीच में मेज़ पर छुरी कांटे, तश्तरियाँ इत्यादि सजी हुई थी। मिस्टर लाल इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर हैं। स्वयं लौटे हैं तो साथ इंग्लैंड का कुछ हिस्सा लेते आए हैं, और भारत की उर्वरा भूमि में उसे बोकर उसी की छाया में रहते हैं। इस समय डिनर का आयोजन है और उसी की प्रतीक्षा। शेखर छुरी कांटे से खाना नहीं जानता। बैठे हुए वह इसी बात को सोच रहा, लेकिन वह यह कहना भी नहीं चाहता। इसी शशोपंज में डिनर आरंभ हुआ। सूप आता है और सब लोग खा लेते हैं। दूसरा कोर्स आता है।
शेखर औरों के अनुकरण में पहले छुरी कांटा उठाता है, लेकिन वह देखता है कि बाएं हाथ से कांटे का संचालन उससे नहीं हो सकता। तब वह छुरी और कांटे को बदल लेता। बाएं हाथ से वह कुछ काट भी नहीं सकता, फिर भी किसी प्रकार कांटे पर कोर लादकर वह मुंह की ओर ले जाता था, तो खाली कांटा ही मुंह तक पहुंचता और कोर गिर जाता। प्रतिभा खिलखिलाकर हंसती है। अरे, खाना भी नहीं आता? बड़ी बहन कहती है, हिश। शेखर छुरी कांटा रख देता है। मिस्टर लाल देखते हैं और अनदेखी कर जाते हैं कि वह अधिक खिन्ना हो। सब्जी आती है। मिस्टर लाल के लिए गोश्त आता है, सलाद आता है, आइसक्रीम आती है। शेखर खाता नहीं, देखता ही रहता है। जब सब कुछ हो चुका है तब वह देखता है कि उसके सामने पड़ी पड़ी आइसक्रीम पिघल गई है और लोग चम्मच से खा रहे हैं, लेकिन वह चम्मच का उपयोग जानते हुए भी प्याला उठाकर उसे पी जाता। प्रतिभा कहती है, देखो पापा, देखो कैसे खा रहा है। मधु खाते समय शेखर फूल भी खा जाता, तब भी प्रतिभा हंसती है। तब शेखर स्वयं मुस्कुराता भी नहीं, लेकिन होता है प्रसन्न। पर अब शेखर उठ खड़ा हुआ, नैपकिन मेज पर पटका, बिना किसी की ओर देखे जल्दी से बाहर चला गया। दूसरे दिन शेखर नदी के किनारे भटक रहा था। जंगल कहीं नहीं था, प्रतिभा मर गई थी। नदी के अधबीच एक टापू था, उसमें देवी का एक मंदिर था। शेखर अपना समय वहां बिताने लगा। वह मंदिर के बाहर बैठा रहता और आने जाने वाले उपासकों को देखता करता। उनका श्रद्धा भाव देखकर उसके मन में वही पुराना प्रश्न फिर उठता और बैठ जाता। उसे आस्था नहीं होती, फिर भी मंदिर का वातावरण उसे आकर्षक जान पड़ता और वह नित्य आता। नदी में सांप थे। शेखर हमेशा पुल पर से पार होकर टापू पर आया करता, लेकिन उपासक पानी में से चलकर आते थे। एक दिन शेखर के देखते देखते एक को सांप ने काट लिया। वह उचककर बाहर आया, पुकार कर बोला, जय देवी माता की, और मंदिर के भीतर चला गया। पूजा करके बाहर निकल आने पर ही उसने कांटे का उपचार आरंभ किया। घंटे भर बाद शेखर के सामने ही उसने एक बार फिर कहा, जय देवी माता की, और चुप हो गया। और कुछ मिनट बाद लोग उसे उठा ले गए। शेखर का अविश्वास, शेखर का नकारात्मक विश्वास हिल गया। घर लौटते हुए वह फिर पूछने लगा, ईश्वर क्या सचमुच तू है? श्रीनगर में चश्मागाही से ऊपर एक महल का खंडर है। कहते हैं कि यह महल राजकुमारी जेबुन्निसा ने बनवाया था और यहाँ एकांतवास करती हुई वह कविता लिखा करती थी। महल चाहे किसी ने बनवाया हो, जिसने यह स्थान चुना था वह अवश्य कवि था। वहाँ भी सांप थे। जब शेखर पहले महल वहाँ गया तब उसमें बहुत सी कहानियाँ सुनी। वहाँ भूत रहते हैं और महल के कमरों पर छतें नहीं हैं, इसलिए रात को वहाँ प्रेत उतर आते हैं, परियां नाचती हैं, और महल का नाम था परी महल। शेखर ने लौटती बार निश्चय किया कि वह कभी वहाँ अकेला आएगा, और थोड़े ही दिन बाद उसे अवसर मिल गया। शेखर वहाँ तीसरे पहर पहुँचा। महल के कमरों की छत तो थी नहीं। वह दीवार पर चढ़ गया और सामने की ओर आकर नीचे डल झील का दृश्य देखने लगा। वह डल देख रहा था, डल से बहुत अधिक कुछ देख रहा था। धीरे धीरे उसके ऊपर एक सम्मोहन सा छा गया, एक मूर्छा सी। उसे लगा उसके पास नहीं, उसके भीतर, उसके सब और कुछ आया, कुछ जिसका वह वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जो बहुत सुंदर है, बहुत भव्य, बहुत विशाल, बहुत पवित्र। इतना पवित्र कि शेखर को लगा वह उसके स्पर्श के योग्य नहीं है। वह मैला है, मल में आवृत, छिपा हुआ। उसी सम्मोहन में उसने एक एक करके अपने सब कपड़े उतार डाले, नीचे फेंक दिए और आंखें मूंद कर खड़ा हो गया, बिल्कुल नग्न, आकाश के सामने, और उस पवित्र से परिपूर्ण, उसके स्पर्श से रोमांचित। बहुत देर बाद चौंक कर उसने आंखें खोली, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बिना एक बार मुड़कर देखे भी सीधा घर की ओर भागा। वह क्या था? ईश्वर, प्रकृति, सौंदर्य, शैतान, दबी वासना। ईश्वर उसे नहीं मालूम, पर उसने वह संग, वह केवल्य फिर कभी नहीं प्राप्त किया। वह फिर कभी वहाँ नहीं गया। बुद्ध भी बोधि वृक्ष के नीचे दोबारा नहीं बैठे होंगे। खूब बर्फ पड़ रही। शेखर के पिता सपरिवार एक बर्फ से ढकी हुई सड़क पर मोटर में बैठे चले जा रहे हैं। कभी कभी थोड़ी सी बर्फ भीतर पहुँच जाती है, तब कोई तंग होता है और बाकी हंसते हैं। सभी को मछली हो रही। शेखर के भाइयों ने खिड़की के बाहर मुंह निकाल कर कैब भी कर दी और कार में उनकी दुर्गंध भर रही है। शेखर आगे बैठा है, इसीलिए उसे इतना कष्ट नहीं हो रहा। वह गिरती हुई बर्फ को देखता जा रहा है। शेखर के पिता की फिर बदली हो गई है, इसीलिए वे इतनी देर तक श्रीनगर में रहे, नहीं तो ये कभी के जम्मू चले गए होते, और अब वे बिहार की ओर जा रहे हैं।
एक बार सड़क के मोड़ पर पिता ने कहा, वह देखो जहाँ से हम आए हैं। शेखर ने ऊपर देखा। जिस पथ पर से वे उतरकर आए हैं वह दिख रहा है, और उसके पीछे एक विस्तीर्ण सफ़ेद पर्दा, जिसके पीछे क्या क्या छिपा हुआ है। शेखर को याद आया, चलने से कुछ दिन पहले उसने सबसे छिपकर बर्फ़ का एक आदमी बनाया था और उसे उठाकर अपने कमरे में ले आया, उसे वहाँ रखकर सो गया था। दूसरे दिन उठकर उसने पाया कि वह पुतला कहीं नहीं और फर्श भीग रहा है। उसने छटपटाकर पूछा था, माँ, मेरा पुतला किसने उठाया? बहन, मेरा पुतला किसने उठाया? भैया, मेरा पुतला किसने उठाया? और किसी ने नहीं बताया। सबने कहा कि हमने नहीं देखा। वह आखिर गया कहाँ? यह उसे समझ नहीं आया, और उस बर्फ़ के पर्दे की ओर देखते देखते उसके मन में फिर उसी प्रश्न का उदय हुआ, ईश्वर? बीज और अंकुर। शेखर का जीवन बहुत सूना हो गया था, और इसलिए जीवन में जो कुछ आता था वह मानो उसके रस की अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना चाहता था। हंसी की बात होती तो आवश्यकता से अधिक हंसता, घूमने निकलता तो पागल कुत्ते की तरह दौड़ता था, लड़ता तो लड़ाई का कारण भूल जाने पर भी विरोध बनाए रखता। उसके जीवन में इससे एक झूठी तेज़ी आ गई थी, गति का एक भ्रम, जबकि वास्तव में वह निश्चल खड़ा था। खंडहरों से घिरे हुए टीले की एक चोटी पर शेखर खड़ा था, और उसके पाँव के पास उसका कुत्ता। चारों ओर फैले हुए अरहर के खेत थे। कभी हवा का झोंका आता तो अरहर के पौधों की चोटियाँ कुछ झुक जाती और फिर सीधी हो जाती, मानो हरी वर्दी पहने हुए बहुत से सिपाही पहरा देते देते एक साथ ही ऊँग गए हों और फिर जाकर सावधान खड़े हो गए हों। कुत्ते का नाम था तैमूर। शेखर उसे विशेष प्यार नहीं करता, किंतु कुत्ता सदा उसके पीछे रहता। न जाने क्यों उसने शेखर को अपना स्वामी मान लिया था। शेखर के खड़े खड़े ही कुत्ते ने शायद दूर कुछ देखा और सीधा नीचे अरहर के खेतों की ओर भागा। पीछे पीछे शेखर भी भागा। उसे कुछ करने की भीतरी प्रेरणा तो कोई थी नहीं। बाहर से जो धक्का उसे लगता उसी के आगे वह बह जाता। हाथों से अरहर के पौधे में रास्ता बनाते हुए शेखर ने देखा कि तैमूर क्यों भागा आया था। बहुत से बटेर अनेक दिशाओं में आगे जा रहे थे, और तैमूर कभी एक के पीछे कभी दूसरे के पीछे दौड़ता फिरता था, पर पकड़ किसी को नहीं पाता था। जिधर जिधर तैमूर भागता उधर उधर शेखर बहता। अरहर धीरे धीरे बहुत घने हो गए। शेखर कंधे बिठाए, सर झुकाए, हाथों से उन्हें चीरता हुआ बुराए सांड की तरह बढ़ने लगा। फिर भी तैमूर का साथ नहीं पा सका। उसकी कमीज़ के चिथड़े हो गए, बाहें और टांगें भी छिल गई, मुंह खरोच गया, पर बटेर कोई हाथ न आया। पर अपने कुत्ते से भी अधिक ढीठ शेखर बढ़ता ही गया। उसके नंगे पैर भूमि पर रक्त की लाल छाप छोड़ते हुए चले, पर अभी बटेर कोई हाथ नहीं आया था। तैमूर ने उकतकाकर खेल छोड़ दिया, हार मान ली। शेखर भी झक मारकर रह गया। खंडरों के ऊपर सूर्य स्वर्ण बरसाता हुआ डूब रहा था। घर के पथ पर शेखर खून से लथपथ थका हुआ सर झुकाए चला जा रहा था, और सदा आगे रहने वाला तैमूर उसके पीछे पीछे मुंह लटकाए आ रहा था। बटेर कोई हाथ नहीं आया था, लेकिन खेल हो गया था। दिन बीत गया था। फिर अरहर के खेत, फिर आगे आगे शेखर, और पीछे पीछे शेखर का कुत्ता तैमूर। अब तैमूर ही शेखर का भाई है, गुरु है, साथी है और सेवक है। शेखर की माँ सरस्वती को लेकर अपने पिता के गांव गई हुई है। शेखर पर किसी का नियंत्रण नहीं। शेखर निरुद्देश्य भटक रहा है, लेकिन उस उद्देश्यहीनता में एक प्रतीक्षा है। शेखर गणेशी की बाट देख रहा है। गणेशी जात का डोम है। शेखर के पिता की देखरेख में कूली का काम करता है। छुट्टी के समय वह आतिशबाजी तैयार करता है। इसी नाते वह शेखर का मित्र है, क्योंकि वह बहुधा शेखर को साथ ले जाता है और उसके सामने चीज़ों को तैयार करता है, बारूद बनाता, अनारों में भरता, पटाखे लपेटता, और साथ साथ शेखर को बताता भी जाता कि शोरा, गंधक, कोयला अलग अलग कूटने चाहिए, और मिलाते समय लकड़ी की चीज़ें काम में लानी चाहिए कि आग न लग जाए, और छछुंदर लपेटने के लिए कागज़ को शोरे और सिरके के घोल में भिगोकर सुखा लेना चाहिए। कभी वह शेखर के आग्रह करने पर उसे बारूद कूटने भी देता, और कभी कभी कुछ पटाखे उसे दे देता है। उनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी शेखर पिता से कहकर गणेशी को छुट्टी दिला देता और साथ घूमने ले जाता। आज उसकी प्रतीक्षा यूँ हुई कि शेखर ने एक गोह लेने
के लिए भेजा था। गणेशी ने ही उसे बताया था कि गोह कैसी भी दीवार चढ़ सकती है और उससे चिपक जाती है। अगर कोई उसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो भी नहीं छोड़ती, बल्कि पुराने ज़माने में लोग उसकी दुम की रस्सी बांधकर उसके सहारे किले की द्वार फांदा करते थे। यह सुनकर स्वाभाविक था कि शेखर गोह देखना चाहता था। जब गणेशी ने बताया कि गोह जिंदा नहीं आ सकती क्योंकि उसका कांटा जहरीला होता है, तब शेखर की आज्ञा हुई कि गणेशी उसे मार कर ले आए। शेखर अरहर का खेत पार करके निकला तो देखा सामने से गणेशी चला आ रहा है, दुबला पतला काला भूत, एक हाथ में लाठे लिए हुए, दूसरे में दुम पकड़कर मरा हुआ गिरगिट सा लटकाए। पास आते हुए बोला, बबुआ यह लो गोह। शेखर थोड़ी देर उसकी ओर देखता रहा, उसे कुछ निराशा सी हुई। यह है गो? फिर बोला, इसकी चमड़ी उतारो, हम रखेंगे। गणेशी ने हंसकर बताया कि गोह की चमड़ी बहुत पतली होती है, खाल नहीं उतर सकती। पर शेखर उसकी बातों में आने वाला नहीं। खाल चीते की भी उतर सकती है, वह नित्य एक पर बैठता है। तब गोह की क्या बिसात। बोला, हम जो कहते हैं उतारो। गणेशी ने देखा मानना पड़ेगा। उसने एक चाकू निकाला और गोह का पेट चीर डाला। शेखर कुत्ते को पकड़कर खड़ा रहा। आधे घंटे में खाल खिंच गई। शेखर ने कहा, इसे धूप में सूखने डाल दो, सूख जाएगी तब धो लेंगे। गणेशी ने कुछ कहे बिना मुस्कुराकर उसे सूखने के लिए फैला दिया। 3 दिन बाद वहाँ जो शेखर ने देखा वह कहने की ज़रूरत नहीं। जब गणेशी ने हंसते हुए पूछा, बबुआ तुम देख आए वह गो की खाल सूख गई कि नहीं? तब उसने विस्मय दिखाते हुए कहा, कैसी खाल? कौन गो? बुद्धिमान गणेशी मुस्कुराकर चुप हो गया। शेखर ने नोट किया कि चमड़ी सभी की होती है, लेकिन चीता चीता है और गोह को। जिस घर में शेखर रहता था उसके साथ आमों का एक बगीचा था। आम देसी थे और घटिया किस्म के, केवल वृक्ष कलमी आमों का था। एक दिन आम पकने को हो रहे थे। शेखर रोज जाकर उन्हें ललचाई आंखों से देख आता था और उस दिन की कल्पना किए करता था जब वह पेड़ों पर न होकर उसके हाथों में होंगे। एक दिन अकेले वह वृक्ष पर कुछ पके से आम देखकर शेखर ने माली से कहा, हमें आम दो। लेकिन माली को सर्वथा उचित मांग से सहानुभूति नहीं हुई। बोला, बबुआ कल तोड़ूंगा वो आम और डाली लगाकर साहब के पास ले जाऊंगा। साहब के पास शेखर को यह सरासर अन्याय लगा कि आमों को चाहने वाले शेखर से छीने जाकर वह आमों की उपेक्षा करने वाले उसके पिता के पास जाए। बोला, देते हो कि नहीं? नहीं बबुआ। शेखर स्वयं पेड़ पर चढ़ने लगा। माली दूर खड़ा हंसता रहा क्योंकि वह जानता था कि यह लड़का पेड़ पर क्या चढ़ेगा। लेकिन शेखर के हाथों पैरों में क्रोध का बल था। वह ऊपर पहुंचा, आराम से एक डाल पर बैठा और चुन चुनकर पके आम खाने लगा। माली की मुस्कान चिंता में बदल गई। उसे देखकर शेखर का सारे आम खा डालने का निश्चय और भी पक्का हो गया, पर पेट ने साथ नहीं दिया। तब शेखर ने कच्चे अध कचरे पके सब प्रकार के आम तोड़ तोड़कर मुंह से झूठे कर करके इधर उधर फेंकने आरंभ किए। प्रत्येक आम फेंकते हुए वे चिल्लाकर माली से कहता जाता, ये लो और यह लो और यह भी। माली यह नहीं सह सकता और शेखर को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे आता देखकर शेखर ने कहा, आओ आओ बेशक आओ, और ऊपर चढ़कर एक डाल के बिल्कुल सिरे पर ऐसा जा बैठा कि तनिक और भार पड़ने से वह टूट जाए। माली ने पुकारा, लौट आओ नहीं तो गिरोगे। नहीं तुम आओ, पकड़ो, देखूं मैं भी। और कुछ और आगे सरक गया। माली डर गया। बोला, बबुआ उतर आओ, ईश्वर के वास्ते उतर आओ। तुम उतर जाओ नहीं तो मैं और आगे जाता हूँ। माली उतर गया, वहाँ से चला गया। शेखर धीरे धीरे नीचे उतरा। वह अभी भूमि पर पहुँचा नहीं था कि उसने देखा माली के साथ पिता चले आ रहे हैं। वह दार्शनिक हो गया था। उसने एक बार अपने गिराए हुए आमों की ओर देखा, फिर तैयार होकर खड़ा हो गया और मन ही मन गणित का एक सवाल करने लगा कि कितने आम फी थप्पड़ या कितने थप्पड़ फी आम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, यह संभावना विचार में लाने की नहीं थी। लेकिन थप्पड़ नहीं पड़े। पिता ने सारी कहानी सुनकर हंस दिया। शेखर से बोले, तुमने खाए सो खाए, फेंके क्यों? और माली से कहा, तुमने उसे क्यों कहा कि मेरे लिए डाली बनानी है? इसलिए नहीं मिलेंगे। यह एक अवसर था जब शेखर ने मार की आशा की ओर हंसी पाई। प्राय इससे उल्टा ही हुआ करता था। फिर भी पिता के लिए शेखर के हृदय में अपार स्नेह था। शेखर के पिता ने नया मकान ले लिया है पटना शहर में, गंगा के किनारे पर।
अब शेखर का मुख्य काम है अपने बगीचे में से केले के पेड़ काटना और उनके स्तंभों पर लेटकर गंगा में बहना। उसे बहना ही कहना चाहिए क्योंकि तैरना अभी तक सीखा नहीं। कई बार स्तंभ पर से फिसल कर उसने गोते खाए हैं, लेकिन सदा ही किसी ने उसे देखकर घसीट निकाला है। पिता के बहुत मना करने पर भी वह यह आदत नहीं छोड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी नदी पर वह अकेले बिना हाथ पांव हिलाए बहने के विचार में सामर्थ्य का कुछ ऐसा आकर्षक अनुभव है कि शेखर उसका मोह नहीं छोड़ सकता। उसने 3 स्तंभों को बांधकर एक नाव बनाई, गंगा में उसे ले जाकर उस पर सीधा लेटकर हाथ से उसे धार में खेकर ले गया। फिर हाथ समेटकर निश्चल कभी इधर कभी उधर देखने लगा। दोनों किनारे धीर गति से प्रवाह से उल्टी दिशा में चलते हुए जान पड़ रहे थे। बहुत देर उनकी ओर देखकर शेखर आकाश की ओर देखने लगा। वर्षा हो चुकी थी। बादल के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर भागते फिरते थे, कभी एक दूसरे से भिड़कर एक हो जाते, कभी देखते देखते आकाश की प्रगाढ़ नीलिमा में घुल जाते। ओह, कितना सुंदर था उस प्रकार का विस्तीर्ण नीलाकाश में घुलकर लुप्त हो जाना। शेखर ने भूले हुए सा सोचा, ऐसे मारूंगा जहां बाधा नहीं होगी। बाधा उसे लगा जो जीवन वह जी रहा है, वह बाधा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आज उसे मौका मिला उसके बंधन से निकल भागने का। आज वह 3 कटे हुए वृक्षों का सहारा लेकर उस सुंदर देश में जा रहा है, जहाँ गंगा जाती है, जहाँ वह समुद्र से मिल जाती है, जहाँ सूर्यास्त के सोने का टापू है, जहाँ इन्हीं नीलिमा में घुल जाने वाले बादलों से बने हुए सूत के वस्त्र पहनने वाली राजकन्या रहती है। शेखर उसके पास जाएगा और उससे कहेगा, मैं शेखर हूँ, बंधनों के देश से आया हूँ। और वह उसे अपने पास बिठा लेगी और कहेगी, यहाँ तुम आबाद आबाद हो। उस सीरीज के फूलों के महल में तुम रहोगे और जो चाहो करोगे। पर शायद राजकन्या उसे नहीं देखेगी। वह बंधनों के देश का एक मामूली लड़के से क्यों मिलने लगी? वहाँ और भी तो लोग होंगे, और भी कन्याएं होंगी। उस बाधाहीनता के देश में कोई भी क्यों राजकन्या से कम होगी? शेखर ने आंखें बंद कर ली। फिर उसे ध्यान आया, अरे वह देश तो बड़ी दूर है, वहां पहुंचने में तो दिनों लग जाएंगे। गंगा इतनी धीमी बहती है। लेकिन चिंता वहां वश कर सके उस दशा से वह परे निकल गया। आकाश की मुक्त वातावरण की अबाध विशालता उसके प्राणों में भर गई थी। वह स्वयं अबाध था, विशाल था, मुक्त था, यथार्थ पीछे ली। उसके मन में कविता की एक पंक्ति आ गई अंग्रेजी में, ओ मदर गैंगीज वास्ट एंड स्लो, मंद गति और विशाल माँ गंगे। और वह धीरे धीरे बड़ी मेहनत से पंक्ति जोड़कर कविता पूरी करने लगा। जिस क्षण में शेखर को मालूम हुआ कि कविता पूरी हो गई, उसी क्षण में उसने यह भी अनुभव किया कि उसकी पीठ ठंड से अकड़ गई और उसके हाथ सफ़ेद सुन पड़ रहे हैं। उसने जाना कि वह घर से बहुत दूर बह आया है।